नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। द बोरिंग डायरी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। और आज के वीडियो में हम बहुत ही डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे कि इस ऑपरेशन सिंदूर में जो इंडियन एयरफोर्स का प्राइमरी रोल था, और उससे जो उसके बाद जो मेजर कंक्लूजन्स निकले, उस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम सीधा आ जाएंगे हमारे एयर चीफ एपीसी सिंह जी ने जो बातें बोली हैं उसके एनालिसिस पे, एंड हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे जो भारत का इंडियन एयरफोर्स का जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ का इशू है, वो सिर्फ कावेरी इंजन के डेवलपमेंट से ही सॉल्व हो सकता है। आई मीन टू से नॉट दी इमीडिएट मैनर, लाइक कि अगर हम इंश्योर करना चाहते हैं कि जो जो जिस स्थिति में आज हम हैं वो वापस कभी नहीं आए, सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम कावेरी इंजन में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें। और बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन रहने वाला है। आई हैव ए प्रेजेंटेशन विथ मी। और अभी हम डिस्कस करेंगे एमआरएफए टेंडर के बारे में और ऑपरेशन सिंदूर में जो कि बात कल सीडीएस ने बताई है कि देयर वाज सम जेट्स दैट वर डाउन। तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है एमआरएफए पे, वो और ओवरऑल एलसीए और एएमसीए प्रोग्राम पे। तो बहुत ही डिटेल डिस्कशन रहने वाला है। सो टेक योर टाइम आउट एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पहले तो हम यही डिस्कस करेंगे कि हमने जो 4 दिन में देखा ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, तो उसमें ये हमको समझ में आया कि एयर पावर इज़ द सुप्रीम सॉर्ट ऑफ पावर दैट जो ये डिसाइड कर सकता है कि आपका जो ऑपरेशन है, आपका जो कैंपेन है, वो किस ओर जाएगा और वो उसमें ऊंट किस करवट बैठेगा। एंड इन दैट केस हमको यही समझ में आया कि एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करना एक प्रायोरिटी है। और एयरफोर्स को इंडिजिनसली मॉडर्नाइज करना, एंड बाय इंडिजिनसली आई मीन टू हैव द टेक्नोलॉजी इन योर कंट्रोल, टू हैव द सप्लाई चेन अंडर योर कंट्रोल, तो वो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसी में कुछ हमें अपने कंस्ट्रेंट्स समझ में आए, और वो कंस्ट्रेंट्स क्यों है उसको हम आने वाले टाइम में जब पूरे फैक्ट्स रिलीज़ किए जाएंगे सरकार द्वारा, तब ही समझा जा सकता है कि क्यों कुछ जेट्स या एक जेट क्रैश हुआ है। सो बट जो ये क्रैश का सिनेरियो है वो आई थिंक फर्स्ट डे ऑफ एंगेजमेंट में आया था। एंड उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द डेज थे, 8th और 9th और 10th, उसमें हमने जो एयर कैंपेन भारत द्वारा देखा वो वाज वेरी ब्रूटल एंड वेरी एफिशिएंट। सो और शुड आई से ब्रूटली एफिशिएंट। सो जहाँ तक प्राइमा फेसी ये देख के समझ में आता है कि कुछ कंस्ट्रेंट्स रूल्स ऑफ एंगेजमेंट्स की वजह से रहे होंगे, बट इट डज नॉट डिस्काउंट्स कि एज एंड व्हेन ये जेट्स के नाम और टाइप जब रिलीज़ किए जाएंगे, ऑल्दो आई हैव एन आइडिया कि कौन सा जेट गया है, बट इट विल रिक्वायर सेल्फ रिफ्लेक्शन कि इतने कम टाइम के एंगेजमेंट में भी वो भी अपने एरिया में वाई दी सो कॉल्ड वेस्टर्न हाईटेक फाइटर्स वर अनएबल टू होल्ड देयर ओन।
अब मैं ये बहुत ज़्यादा ब्रूटल बात कह रहा हूँ, हो सकता है बहुत लोग गुस्सा हो जाएंगे, बट आई थिंक इट नीड्स टू बी सेड कि जब भी ये कंपैरिजन किया जाता है कि रशियन फाइटर्स और इंडियन फाइटर्स आज की तारीख में एलसीए और मोस्टली रशियन वर्सेस वेस्टर्न फाइटर्स, we can be assured there at least one Western fighter type in the Indian Air Force inventory has been down. हो सकता है कि एक रशियन टाइप भी हो as and when details are released. So that requires कि दो पॉइंट पे हम सोचे कि फर्स्ट हमारी ईडब्ल्यू यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है कि नॉट जस्ट द क्वांटिटी इन इटसेल्फ, बट जो क्वांटिटी हम देख रहे हैं उसको हम कितनी जल्दी रिकवर कर सकते हैं ड्यूरिंग एन एट्रिशनल वॉर। और वेस्टर्न या फिर इम्पोर्टेड जेट्स के केस में ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। दैट ब्रिंग्स अस द केस कि वेयर डज LCA स्टैंड्स इन ऑल दिस। सो LCA कैन बी द ऑप्शन फॉर द लो कॉस्ट हाई एट्रिशन फ्रेंडली एसेट, बट उसमें यही प्रॉब्लम है कि उसका इंजन जो है वो एक बहुत ही काइंड ऑफ फ्रेनिमी कंट्री से आता है, एंड दैट इज़ व्हाट gives the case of Kaveri engine a fresh breath of air. So अब मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले हम इसी सिनेरियो में कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ये जब से समझ में आया है कि इंडियन एयरफोर्स एक प्राइमरी रोल प्ले करेगी आने वाले एंगेजमेंट्स में, उसके बाद से चार मेजर या फिर यूं कहूँ कि तीन मेजर चीज़ें हुई हैं। पहला तो है कि कुछ खबरें आई थी कि हम मल्टीपल कंट्रीज़ के साथ इंजन को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, और नॉट कोशिश कर रहे हैं बट लुकिंग फॉर पार्टनर्स। एंड एक चीज़ एक्सट्रीमली क्लियर है कि हम US की डिपेंडेंसी से, यानी कि या फिर मोर प्रिसाइसली US की इंजन डिपेंडेंसी से इजाज़त चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं। एंड उसके लिए हमें किसी भी कंट्री से पार्टनरशिप करके अपने इंडिजिनस इंजन को बनाना पड़े सो वो चलेगा। इवन टू द पॉइंट कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये बोल रही है कि वी आर लुकिंग फॉर पार्टनरशिप विद जापान। सो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सो ये इससे एक बात ये समझ आती है कि गवर्नमेंट इज गेटिंग सीरियस विद हैविंग देयर ओन जेट इंजन, विच ब्रिंग्स टू मी टू द सेकेंड पॉइंट कि भारत ये भी डिस्कस कर रहा है कि तेजस मार्क 2 के लिए जो इंजन है वो फ्रांस के साथ डेवलप किया जाए। एंड इन नो वे लेट मी बी क्लियर दैट कि इवन इफ़ आज हम फ्रांस का M88 4 वर्जन जो है सिलेक्ट कर लेते हैं तेजस मार्क 2 के लिए, तो उसके बाद से भी इवन इफ़ वी एक्सपीडाइट टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट तो 4 से 5 साल लग जाएंगे तेजस मार्क 2 को नए इंजन के साथ वैलिडेट करने में। सो इससे नेक्स्ट पॉइंट जो समझ में आता है कि दी GE414 डील में जो नेगोशिएशन है वो अटके हुए हैं, और ये न्यूज़ एक तरीके से इंडिया का एक टैक्टिक हो सकता है टू सिग्नल द अमेरिकन्स दैट लुक वी हैव we are looking for options for your business. And to be honest, the Americans have been very hard on this matter, hard to deal with. So again, which next पॉइंट पे जो कि आता हूँ कि वो है
भारत ने या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री ने AMCS स्टेल्थ फाइटर प्रोटोटाइप्स के डेवलपमेंट के लिए अनुमति दे दी है। और मैं इसमें बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक नहीं हूँ, बट दिस शोज़ हाउ स्लो वी आर। प्रॉब्लम इज़ 2018 में हमने FGFA प्रोग्राम रशिया के साथ एग्ज़िट किया। उसके बाद पिछले साल जाके इसका क्लियरेंस आया, और एक साल बाद जाके हम ये बता रहे हैं कि फाइटर प्रोटोटाइप्स डेवलप किए जाएंगे। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है विच वी वांट आइडियली इन नेक्स्ट 2-3 इयर्स, बट वो खिंचता खिंचता 2033-35 में जा रहा है। सो अगेन इसमें जो डिफरेंट बात है कि दी private sector has been allowed to bid for even in the design and development process, but I am again not so much enthusiastic about that कि मैं क्यों private sector के participation को लेके skeptical हूँ। This is not because our private sector is incapable, but the problem that कि ये ड्रॉप बाय ड्रॉप जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि पहले 20 खरीदेंगे, फिर नेक्स्ट ऑर्डर देने से पहले 10 साल वेट करेंगे। सो ये लैक ऑफ क्लैरिटी जो है इन प्लेसिंग ऑर्डर्स, ये सिर्फ HAL या फिर DPSUs जैसी कंपनी झेल सकती है जिनको पब्लिक फंड से फंड किया जाता है। बट प्राइवेट सेक्टर नीड्स क्लैरिटी इन ऑर्डर्स टू मेंटेन देयर एक्सपेंसिव assembly line running for the next 10, 12 years, 15 years. So ऐसे छोटे मोटे ऑर्डर्स से उनको हम मोटिवेट नहीं कर सकते इतने क्रिटिकल प्रोजेक्ट में पार्ट लेने के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये ग्राफ दिखा देता हूँ। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये डेवलपमेंट कॉस्ट है बाय कंट्री एंड बाय इंजन टू डेवलप देयर ओन इंडिजिनस जेट इंजन। सो ये जो ब्लू कंट्रीज़ है, ब्लू में जो कंट्रीज़ है, ये वो इंजन्स है जिनकी कंट्रीज़ ने इससे पहले जेट इंजन्स बनाया है, बट फिर भी उनको अपने नए 4th जनरेशन जेट इंजन को डेवलप करने के लिए $1 बिलियन 1.6 बिलियन डॉलर लगे हैं। एंड आपको जान के हैरानी होगी कि अमेरिका जैसा देश जो कि इतने टाइम से जेट इंजन बना रहा है, जेट इंजन टेक्नोलॉजी में लीडर है, उसने अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट के लिए $6 बिलियन का R&D बजट सेट किया है सिर्फ इंजन के लिए। उसके बाद ये जो कंट्रीज़ है रेड में, ये वो कंट्रीज़ है जो पहली बार फाइटर जेट डेवलप कर रही है, और ये सिर्फ जेट इंजन में R&D का खर्चा है। सो टर्की का TF-3500 है, उन्होंने $4 बिलियन ईयरमार्क किया है, और साउथ कोरिया का KF-21 बोरा में एयरक्राफ्ट है, सूडो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, उसके लिए उन्होंने $2.5 बिलियन इन ईयरमार्क किया है। और मैं यहाँ पे बताता चलूँ, ये लास्ट 7-8 ईयर्स का उनका प्लेज्ड बजट है। और यहाँ पे है हमारा प्यारा देश भारत, उसका कावेरी जेट इंजन, जहाँ पे हमने लास्ट 40 साल में सिर्फ $0.3 बिलियन खर्चा किया है, वो है 2100 करोड़ रुपए। हम इसी को ध्यान में रखते हुए जो नेक्स्ट बड़ा न्यूज़ आइटम था वो था कि हमारे जो एयर चीफ है उन्होंने कुछ बातें कही थी। हालांकि वो जो फंक्शन था वहाँ पे सभी लोगों ने बहुत कुछ बताया था ओवरऑल एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और एरोस्पेस सेक्टर के बारे में, बट हम ज़्यादा फोकस जो डिफेंस साइड है उस पर रखेंगे। पहली बात तो थी उन्होंने कि ये बताया कि एम्फसाइज जो R&D का कल्चर है वो डेवलप करना पड़ेगा, विच इज़ अ गुड थिंग कमिंग फ्रॉम द एयरफोर्स, जो
तो यूजुअली अपने ज़्यादातर नीड्स के लिए अभी तक इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट रही है. सो दे आर देमसेल्व्स गेटिंग इनटू promoting or motivating the industry, the private sector especially, to spend substantial amounts in R&D and develop indigenous technology. As I said during the opening lines कि जब जो भी एंगेजमेंट आता है, वी वांट द कंट्रोल ओवर द टेक्नोलॉजी, वी वांट द कंट्रोल ओवर द सप्लाई चेन. अभी तक लोगों को क्या लगता था कि सिर्फ कंट्रोल ओवर द टेक्नोलॉजी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए टीओटी इम्पॉर्टेंट है. हालांकि मैं अपने कुछ पुराने वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ कि टीओटी जो बात है वो एक तरीके का झूठ है, स्कैम है, क्योंकि एग्जैक्टली टीओटी नहीं होता है जिस टाइप का हमें चाहिए. हमें बस एक असेंबली लाइन दे दी जाती है. सो दैट इज़ वन थिंग. सो ये एक अच्छी बात थी. फिर उसके बाद तेजस को लेके अगेन उन्होंने फिर से साल में दूसरी या तीसरी बार बोला कि ये डीले हो रहा है और हम साइन कर देते हैं, बट जेट्स कभी नहीं आते हैं या फिर प्रोडक्ट कभी नहीं आते. इस बार उन्होंने एक्सप्लिसिटली नहीं बोला है. उसमें एक्सप्लिसिटली बोलने का ये भी एक कारण हो सकता है कि लास्ट टाइम जब उन्होंने बोला था कि वो HL को लेके था, बट दिस टाइम मीडिया वालों ने ये बात बोली है कि उनका ये कहने का मतलब था कि वो तेजस की ओर इशारा कर रहे हैं. बट प्रॉब्लम इज़ तेजस इज़ नॉट द ओनली डील दैट इज़ रनिंग लेट. G404 अभी तक नहीं आया है. अपाचे जो हमने डील साइन की थी बोइंग के साथ US में, वो अभी तक नहीं आए हैं. वो भी 1.5 से 2 साल लेट हो चुके हैं. G414 की डील लेट हो गई है. सो अगेन ये कुछ इश्यूज़ है जिनकी वजह से एयर मार्शल AP सिंह ने एक्सप्लिसिटली किसी का नाम नहीं लिया, बट लोगों ने ये मतलब निकाल लिया कि ये तेजस के लिए बोला जा रहा है. बट अगर आप डिफेंस स्पेस को कॉन्स्टेंटली फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि सिर्फ तेजस डिले नहीं हो रहा है. तेजस का डिले इज़ प्राइमरीली बिकॉज ऑफ G404 डिले, एंड उसके अलावा अपाचे भी लेट हो रहे हैं. G414 तो खैर तेजस मार्क 2 के लिए इम्पोर्टेंट है, वो भी अटका हुआ है. एट दिस ब्रिंग्स अस टू दी पॉइंट कि अनफॉर्चुनेटली कोई भी इतना स्ट्रेट फास्टली ये मेंशन नहीं कर रहा है कि वी बैडली नीड एन जेट इंजन. ये जब मैंने थ्रू आउट ये पूरा फंक्शन देखा, फंक्शन क्या बोलूँ, CII का एक इवेंट था, तो देखा तो वो मुझको ये ऐसा लगा कि कावेरी इंजन या फिर एक इंडिजिनस जेट इंजन को एक फुटनोट की तरह मेंशन किया जा रहा है. Although it should be on top of the list, because if we have an indigenous engine at our disposal, we can make any type of aircraft, in any quantity, and basically कोई भी नया जेट डिज़ाइन करना easy हो जाता है, because the thing is that jet engines are designed around an engine. but भारत के केस में क्या होता है कि हमें एक imported engine के अराउंड एक फाइटर जेट डिज़ाइन करना पड़ता है. सो दैट बिकम्स एन प्रॉब्लम. तो अगर इंजन होगा तो हमको फाइटर जेट नए फाइटर जेट डिज़ाइन करने में ज़्यादा ईज़ मिलेगा. उसके बाद अगेन एक इम्पॉर्टेंट बात DRDO के चीफ ने बोली थी कि हमारा R&D बजट बहुत कम है, 5% ऑफ डिफेंस बजट, और GDP का देखे तो वो तो बिल्कुल ही कम हो जाता है. सो अगेन दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम. उसके बाद
राजेश सिंह जी जो हैं डिफेंस सेक्रेटरी, उनका एक स्टेटमेंट आया था जिन्होंने जो उन्होंने बोला था कि अगर इंडस्ट्री R&D में इन्वेस्ट करके अच्छे प्रोडक्ट्स लाती है, देन वी विल बेरी यू इन ऑर्डर्स। दैट्स का मतलब है कि हम आपको ऑर्डर्स में दबा देंगे। Problem is that there have been many companies who have been investing in R&D in the defense sector. One such product is Tata Kestrel, और किस तरीके से हमने देखा कि इसको साइडलाइन किया जा रहा है अनफॉर्चुनेटली फॉर द अमेरिकन स्ट्राइकर, जो कि लेह लद्दाख के टेस्ट में फेल हुआ है, मिजरेबली फेल हुआ है। एंड वी ऑल नो देयर आर वीडियो एविडेंसेस कि द टाटा केस्ट्रल हैज़ परफॉर्म्ड वेरी वेल इन लद्दाख एंड इवन हैज़ गॉट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम मोरक्को। तो इस तरीके के जब एग्जांपल सेट किए जाते हैं तो ये इंडस्ट्री के लिए, स्पेशली वो कंपनीज़ जो कि R&D में इन्वेस्ट कर रही है, मैसिव अमाउंट इन्वेस्ट कर रही है, और उनको उस तरीके से ऑर्डर्स नहीं दिए जाते हैं। सो हमें अभी बहुत कुछ इम्प्रूव करना है इन ऑर्डर टू बिल्ड अ ट्रस्ट बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेस एंड द प्राइवेट सेक्टर। उसके बाद एक नया पॉइंट था कि जो मैंने एक पॉइंट रखा था कि अगर आप देखेंगे कि साउथ कोरियन जो 4.75 जनरेशन फाइटर है, उसके पीछे लास्ट 5 to 8 ईयर्स में उसके इंजन और एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट में साउथ कोरियन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का नाम KF-21 बोरा में है, उसके पीछे $10 बिलियन खर्चा कर दिया जा चुका है। एंड वो और ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं सिंपली बिकॉज दे वांट टू हैव एन एयरक्राफ्ट that is good enough for their role. To be very open about it, even the South Koreans are open about it कि वो exactly 4.5 जनरेशन नहीं है। उसका कारण ये है कि दी फाइटर जेट डज नॉट हैव एन इंटरनल वेपन्स बे, और उसमें सेमी एम्बेडेड वेपन्स बे है। सो दैट इज़ द थिंग। सो $10 बिलियन एक फाइटर जेट प्रोग्राम और उसके इंजन प्रोग्राम में, सो अराउंड $8 बिलियन फॉर द जेट डेवलपमेंट एंड अराउंड 2.5 बिलियन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंजन। इतना साउथ कोरियंस ने खर्चा किया है। सो उसके कंपैरिजन में लास्ट 40 साल में LCA और कावेरी के डेवलपमेंट में हमने अप्रॉक्सीमेटली $2 बिलियन खर्चा किया है। LCA Mark II, जिसे कि आज हम MWF कहते हैं, उसके पीछे अप्रॉक्सीमेटली $1 बिलियन खर्चा किया है, और AMC के पीछे CCS क्लियरेंस $2 बिलियन का है। तो 2, 2, 4, 5, ज़्यादा से ज़्यादा 6। तो 40 साल में हमने सिर्फ $6 बिलियन एक तरीके से खर्चा किया है, कंपेयर टू $10 बिलियन for a country that is much smaller than our economy, much smaller than our armed forces. And so the problem is कि हमें facts पे discuss करना चाहिए कि हमारा R&D एक्सपेंडिचर जो है वो बेकार है, भद्दा है, वाहियात है, और इसलिए जब रिजल्ट्स आते हैं वो उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, जिस भद्दे टाइप का इन्वेस्टमेंट इसके हिसाब से जो रिज़ल्ट LCA मिलता है, जो LCA Mark II मिलेगा, वो
almost are comparable to any western peer. I think that is a brilliant thing. अगर इतना घटिया इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी हमको एक सेमी डिसेंट या फिर इवन डिसेंट एयरक्राफ्ट भी मिल जाता, आई थिंक इट्स हाईली the DRDO and the HAL and the private industry that who are participating in this program and working hard to develop the ecosystem, तो ये उनके लिए एक बड़ा अचीवमेंट है that they are showing the world that we can deliver efficient systems with good quality that can be inducted into the Indian Air Force and can be deployed at frontline basis. At that too at the cost of fraction of the cost of the वेस्टर्न पीयर्स. हालांकि मैं ये इससे बिल्कुल प्राउड फील नहीं करता हूँ. इट्स जस्ट अ डैम शेम कि हमारी R&D में इतना कचरा इन्वेस्टमेंट होता है एंड स्टिल आवर साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड MSMEs एंड ऑल दी कंपनीज आर एबल टू कम अप विद अ डिसेंट प्रोडक्ट. दैट्स अ ग्रेट थिंग टू हैव. बट अगेन हमको ये सारा ये जो हम मेक इन इंडिया वेक इन इंडिया करते हैं, वी हैव टू शो दैट वी आर सीरियस अबाउट इट. बट जिस तरीके का हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रिजल्ट्स जो है वो वेस्टर्न या फिर किसी भी वर्ल्ड क्लास लेवल का हो, लेकिन हम कभी भी ये डिस्कस नहीं करते हैं या फिर ये फैक्ट्स प्रेजेंट नहीं करते हैं कि वर्ल्ड क्लास लेवल का इन्वेस्टमेंट हुआ कि नहीं. और द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ एब्सोल्युटली डैम नो. और आगे चल के मैं और फैक्ट्स प्रेजेंट करूँगा कि किस तरीके से इंडियन फाइटर जेट प्रोग्राम्स को इन जनरल भी इन डिफेंस प्रोग्राम्स को एक तरीके से R&D के लिए स्टार्व किया जाता है. एंड डिस्पाइट दैट दे आर एबल टू डिलीवर सिस्टम्स दैट आर इक्विवेलेंट टू देयर ग्लोबल पेयर्स. उसके बाद मैंने और ये मेरे ट्विटर से कुछ मेरे ओपिनियंस थे जो मैंने लिखे थे. अगेन सो मैंने यही बात लिखी थी कि ये जो एंटायर R&D कॉस्ट है हमारे 3 या 4 मेजर फाइटर जेट प्रोग्राम्स का, वो कई छोटे देशों के फाइटर जेट प्रोग्राम से हाफ है या फिर एटलीस्ट हाफ है. सो दैट इज़ द थिंग. सो हम अगर कह रहे हैं कि हमें एक 5th जनरेशन फाइटर चाहिए और उसका स्पेसिफिकेशन किसी अमेरिकन, किसी रशियन और चाइनीज़ से या फिर आने वाले जापानीज़ या फिर यूरोपियन फाइटर जेट के स्पेसिफिकेशंस के बराबर या बेटर होने चाहिए, तो हमें इन्वेस्टमेंट भी उस तरीके से करना पड़ेगा. बट प्रॉब्लम इसकी लोग जब मैं जितने इन्फ्लुएंसर्स को देखता हूँ, जितने जर्नलिस्ट को देखता हूँ, वो खड़े खड़े बस ये बकते रहते हैं कि देखो हमारा फाइटर जेट इस वेस्टर्न फाइटर जेट के स्पेसिफिकेशन से इतना कम है, उसके स्पेसिफिकेशन से इतना कम है. अरे भाई, कभी ये तो डिस्कस कर ले कि उसमें इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है. वो कभी नहीं डिस्कस होता है कि इसके पीछे इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है. How many billions of dollars have they spent on the R&D of this system, and how many billions have we spent in the R&D of the system? And do please specify कि उन्होंने जो एक्सपेंडिचर किया है वो कितने साल में किया है. 40 साल में हमको $6 बिलियन R&D करने में सर दर्द हो रहा है. एंड दी छोटा सा कंट्रीज लाइक साउथ कोरिया एंड टर्की आर एबल टू इन्वेस्ट 4 and $10 billion in within a span of a decade, less than a span of the decade. So let's be real enough. ठीक है. I will come to this slide. So let's start our Kaveri comparison. So let's be clear, Kaveri पे anywhere between 2000 to 3000 crore rupees खर्चा हुआ है, depending what source you are looking for. If you go through the CAG report, it says 2100 crore rupees in last 40 years. Let me be very clear, the South Koreans are spending $2.5 billion on their new jet engine. They are first time making an indigenous jet engine, and they are spending
$2.5 billion, and that is only for last 5 years. और वो आगे भी और इन्वेस्ट करने के प्लान्स कर रहे हैं, whereas the investment on Kaveri is just $0.3 billion or around 2,100 or 3,000 crore depending on your inflation and stuff and some मिसलेनियस इन्वेस्टमेंट. सो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कावेरी इंजन पे लास्ट 40 साल में ग्लोबली किसी भी इन्वेस्टमेंट या फाइटर जेट इंजन डेवलपमेंट के इन्वेस्टमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, द लीस्ट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कावेरी के अंदर गया है. सबसे सस्ता पॉसिबल R&D कावेरी का है. उसके अलावा दुनिया में जो भी सबसे वाहियात फॉरेन इंजन है उसके R&D पे कावेरी से ज़्यादा खर्चा हुआ है. लेट्स बी वेरी क्लियर. लेट नो वन टेल यू दैट कि ये एक फेलियर है, बकवास कर रहे हैं. वी विल सी इन दिस स्लाइड. So we will compare the dry thrust first and the x-axis and the total thrust and the y-axis. So you will see that the Kaveri engine's position is among almost equivalent in the region of most MMRCAs. So Kaveri is most closely related to the or closely related in performance to the RD-33. मे बी थोड़ा बहुत डिफरेंस रहा है, बट उतना नहीं जितना हमें चाहिए या फिर हम उसको फेलियर बोल सके, एंड दैट टू इन द इन्वेस्टमेंट ऑफ 3,000 करोड़ रुपीस. उसके बाद ये अगेन एक वेट और टोटल थ्रस्ट और वेट का कावेरी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसका वेट ही रहा है. इट हैज़ कम डाउन टू 1100 समथिंग किलोज नाउ, एंड आई थिंक इट विल गो डाउन अ लिटिल बिट मोर, मे बी अराउंड 1,000 kilos in coming time, but that does not discount the fact that it works. Maybe not the way it should work, but I think it works well enough to make a डुअल इंजन फाइटर. एंड आई नो समवन विल से अरे ये तो बेकार है, उसमें ये सेफ्टी कंसर्न है, ये है वो है. दैट्स अप टू यू. नाउ द कंट्री इज सफरिंग फॉर नॉट इवन ट्राइंग वंस कि भाई एक डबल इंजन फाइटर जेट बना के देखते हैं, एटलीस्ट एक एक्सपेरिमेंटल प्रोटोटाइप डेवलप करके देखते हैं कि क्या होता है. वी डिड नॉट इवन ट्राई. हम थियोरिटिकली उसको डिस्काउंट कर देते हैं कि दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क. सो ठीक है, फेलियर बोलो, बट इफ इट्स एबल टू रन एट सेमी डिसेंट वे, able to achieve not its QRs, but can achieve somewhere the performance of many not I should not say world class engines. RD-33 is not a world class engine, but ठीक है, comparable engine, even 60-70% or 80%. We should have tried a smaller dual engine fighter with the Kaveri, maybe dual engine drone, who knows. It's frustrating. Yeah. अगेन दी थ्रस्ट टू वेट रेशियो, सी कावेरी का इसलिए कम आता है कि उसका वेट का थोड़ा सा इशू है, बट अगेन इफ वी शुड हैव ट्राइड a dual engine system with this jet, that would have provided enough thrust for at least a dual engine powered UCAV. SFC comparison में again जो स्पेसिफिक फ्यूल कंपैरिजन है, it's actually very good. The weight is the problem, and I will tell you why weight is the problem, because the weight is somehow or very much strictly the weight is strictly controlled by the metallurgy of this system. And हमारे देश में
एज सच अच्छे मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की या फिर इन मेटलर्जिकल इंजीनियर्स की कमी नहीं है, बट द फैक्ट इज सिंस वी डू नॉट स्पेंड इनफ ऑन मेटलर्जिकल R&D और ओवरऑल बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. सो द ब्राइटेस्ट माइंड of the metallurgical streams often end up in foreign countries. And for your even kind information, many of them go and work in General Electric and NECMA and other such jet making companies. और इनका जो मेटलर्जी का रोल है वो सिर्फ जेट इंजन्स में भी नहीं है. सो जेट इंजन्स and marine engines and many such air breathing engines have a hardcore role of metallurgy. And हमारे जो सबसे brightest mind of metallurgical engineering है वो mostly इंडिया में रहते ही नहीं है. That's even from my personal experience, and I come from a decent enough college. I've done my masters from a good college, and people who were in metallurgical engineering, there were I won't say how many of them were there, but as far as I remember, most of them have left this country. So that is the problem. Now, this is the challenges that we were facing in the Kaveri engine. So when we see this is the Kaveri engine to be straightforward. So we have the fan, high pressure compressor, the combustion chamber, low pressure turbine, and the afterburner section. So जो cold section है उसमें हमको बहुत ज़्यादा issue नहीं थे. We have fixed it. We had the flutter and high cycle fatigue issue that has been addressed, and the problem was in the combustion chamber, low pressure turbine, and the afterburner section. So combustion chamber में we were facing pressure losses, and we had high cycle fatigue in the low pressure turbine, and light up pressure loss, buckling, screech, thrust boost, वो सब का इशू था हॉट सेक्शन में. थोड़ा थोड़ा करके फटाफट मैं समझा देता हूँ कि इश्यूज़ क्या क्या होती है. सो हाई साइकिल फटीग बेसिकली होता है कि मान लीजिए कि एक स्टील का रॉड लेता हूँ, उसको मैं एक बार में तोड़ देता हूँ. तो उसको अगर मैं बोलता हूँ कि इसको तोड़ने के लिए x kg या फिर x न्यूटन का स्ट्रेंथ लगा, बट मैं एक सेम टाइप का रॉड लेता हूँ, सेम कैरेक्टर को, और उसको थोड़ा थोड़ा करके मोड़ता रहता हूँ, फिर सीधा करता हूँ, फिर मोड़ता हूँ, फिर सीधा करता हूँ. तो वो जो पहले स्ट्रेंथ लगा था x kg या x न्यूटन का, तो वो x kg x न्यूटन का केस कम फोर्स में टूट जाएगा व्हेन यू आर गिविंग अ साइक्लिकल फटीग. सो दैट इज़ द प्रॉब्लम. उसके बाद यही फ्लटर वाइब्रेशन के इश्यूज होते हैं. आई वोंट एक्सप्लेन दिस, मच बोरिंग हो जाएगा. आई हैव एक्सप्लेन दिस इन दी कावेरी इंजन वीडियो. आई विल put a link it in the description section or in the ice section. Again, the biggest challenge is the single crystal blade, and to be very fast, to brief explanation. So a single crystal blade is something, let's say whenever you take a general material, तो उसमें जो क्रैक जब भी वो टूटने वाला आता है तो उसका जो क्रैक इनिशिएट होता है वो ग्रेन बाउंड्रीज से होके जाता है. सो अगर मैं ग्रेन बाउंड्रीज हटा ही देता हूँ, ज़ीरो कर देता हूँ, तो आपको उसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल मिलता है. और चूंकि उसमें ग्रेन बाउंड्रीज है ही नहीं, तो वहाँ पे क्रैक प्रोपोगेशन ना के बराबर या फिर टू बहुत ही हाई फोर्सेस और टेम्परेचर, प्रेशर और साइक्लिकल फटीग में होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है जेट इंजन के केस में. इसलिए जेट इंजन में सिंगल क्रिस्टल ब्लेड की बात की जाती है. एंड दिस इज़ योर सिंगल क्रिस्टल ब्लेड वेयर ओनली सिंगल क्रिस्टल इज़ देयर. और ये जो आपका पॉली क्रिस्टल है जहाँ पे बहुत सारे ग्रेन बाउंड्रीज है, यहाँ पे इजीली क्रैक हो सकता है. सो सिंगल क्रिस्टल ब्लेड में ये
इसलिए ज़रूरी है। और नीडलेस टू से इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने बताया आवर टॉप टैलेंट्स आर लीविंग दिस कंट्री, एंड टू बी वेरी फ्रैंक दिस सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी आई थिंक केम फ्रॉम द यूएस, एंड उन्होंने बहुत खर्चा किया था। दे इवन डेवलप्ड पर्टिकुलर काइंड ऑफ फर्नेंस to manufacture single crystal blade, and it is called the Bridgman furnace। और यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। पहले यहाँ पे एक मोल्ड ये पूरा का पूरा चेम्बर है, एंड आई थिंक दिस इज़ स्प्लिट बिटवीन टू सेक्शंस। एक आपका नीचे जो रहता है वो आपका कोल्ड सेक्शन है, और ऊपर जो रहता है वो पॉसिबली वैक्यूम सेक्शन है जहाँ पे आपका मोल्ड रखा रहता है। और ऊपर वाले सेक्शन में गर्म लोहा ब्लेड के मोल्ड में पोर किया जाता है, और ये जो इसका सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होता है वो यहाँ नीचे वाले सेक्शन के कोल्ड सेक्शन से शुरू होता है। और ये यहाँ जो एक आप देख रहे हैं कि एक ग्रेन सिलेक्टर है, ये कुछ नहीं होता है, एक जो कूलिंग जो होती है उस फ्लास्क को थोड़ा सा एक जिगजैग या फिर एक स्प्रिंग नुमा स्थित फॉर्म में मोड़ के रखा जाता है या फिर मैन्युफैक्चर किया जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ग्रेन प्रोपोगेशन होता है वो ऊपर आते आते सिर्फ एक सिंगल ग्रेन प्रोपोगेट होता है और मल्टी ग्रेन प्रोपोगेट नहीं होता है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। आई होप आप कावेरी इंजन वाले वीडियो पे जाके पूरा सा देखें। दिस वाज a brief summary. What I mean to say here, this is not cheap. It comes at a cost, and चाहे तो आप टाइम लगाइए तो फिर वही होगा, 40 साल लग जाएंगे, 50 साल लग जाएंगे, एंड यू विल हैव सब पार प्रोडक्ट। या फिर आप पैसा लगाइए and get the best possible talents from wherever you can find them, and आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। Again, DRDO made a solid slide on the AMCA engines, and these were the problem statements that they are facing, and much of them are solved, but some have the issues of indigenization, and those are imported system। ये AMCA का या फिर नेक्स्ट जनरेशन इंजन का जो डेवलपमेंट चल रहा है ये उसका ओवरव्यू है। रोटर स्पूल एंड मोस्टली ये जो आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख रहे हैं, प्रॉब्लम्स और इश्यूज देख रहे हैं, वो आपको हॉट सेक्शन में ही देखने को मिलेगा। cold section is as such more or less sorted, so that is why we are able to make at least an fighter jet engine that is able to deliver कुछ नहीं तो 70-80% of the service qualitative requirements। Again, back to the slide। So PTC Industries have started making titanium ingots। So that is one thing, good thing about it। Again, 2100 crore in 30 years and 2 lakh crore for some welfare scheme। Okay, मुझे इस बात से दिक्कत नहीं है कि you have give 2 lakh crore to these welfare schemes, but at least when you know that your foreign policy is taken for a ride because of a jet engine by a kind of a not so friendly country, and a lot of your critical projects which are not lot but critical projects like LCA, AMCA can be grounded, and these projects are very critical for national security, and उसके लिए engine होना extremely important है। उसमें आप इतने धेले भर का खर्चा करते हो, वो भी 40 सालों में। how justified is this? So that is one thing। Again, उसमें से इस
एक क्रिटिकल एरिया है कि वी डू नॉट हैव अ फ्लाइंग टेस्ट बेड. इवन वी हैव द कावेर engines being tested in Russia, and 25 hours of testing is left, and still we do not have a slot available for that testing, and it is already 9 months late. Not because of DRDO, not because of any other Indian entity, but because the Russian or the foreign test bed is not अवेलेबल. एंड हमको ये समझना चाहिए कि जिस कंट्री में हम जाएंगे टेस्टिंग के लिए, वो हमारा बहुत बड़ा सप्लायर है फाइटर जेट्स का, एंड दे हैव एन इंटरेस्ट टू डिले दिस थिंग. सो वी नीड flying test bed and a high altitude testing facility. So the current thing is that the thrust of 70 to 75 kilonewton has been achieved, which I think is, if not the best, but it is good enough to go into a lightweight twin engine fighter jet or lightweight heavy unmanned combat aerial vehicle. And मुझे नहीं पता कि why is that the Kaveri engine is only looked for the Swift, and why not some other mail or hail drone as well. So that is one thing. Again, the Kaveri had produced a 50 kilonewton dry thrust. So I still am not able to understand what's happening. So we have an jet engine facility of 130 kilonewton jet facility. Let's be clear, this is not for high altitude testing. This is not a flying test bed. This is for the next generation Kaveri engine development. Not Kaveri, but the next generation or 5th generation or 6th generation fighter jet engine. उसके अलावा we have some existing testing facilities which I have mentioned here. Again, these problem here is that these are component level testing facilities. We do not have an full integrated system testing facility. Altitude testing facility नहीं है, environment test facilities नहीं है, full scale module testing facilities नहीं है. So these are things where we need investment, and to be precise, I think either the flying test bed or the high altitude test bed, either of them costs only 1600 crores. Only 1600 crore. Do you know how much some states are spending on लाडली बहना योजना? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए. सो ऐसा नहीं है कि जेट इंजन्स को लेके यहाँ पे ज़ीरो काम हुआ है. थैंक्स टू पीपल हु गिव दिस इन्फोग्राफ, आर्यन रे. सो द जैगवार्स हैव बीन एबल टू हैव बीन इंडिजिनाइज्ड टू सम एक्सटेंट बाय DMRL. उसके अलावा कुछ सिंगल क्रिस्टल ब्लेड फॉर हेलीकॉप्टर इंजन्स HAL और DRDO ने डेवलप किए. आई थिंक दे आर बीइंग integrated in the upcoming engines, but not for fighter jet engines. Fighter jet engines के लिए single crystal blade अभी तक नहीं है. And my next point is that why private sector won't participate easily in this. और मैंने पहले भी बताया कि किस तरीके से टाटा कैस्ट्रल का एक एग्जांपल था. उसके बाद कुछ आर्टिलरी रिलेटेड जो डील्स है उनमें पार्टिसिपेशन बाय सम फॉरेन कंट्रीज दैट शुड नॉट बी देयर. Why? Because we have multiple Indian companies who have products that are IDDM, that is indigenously designed, developed and manufactured, and if those are available, multiple variants are available, multiple options are available, I do not understand why any foreign company should be part of that deal. So this is what brings me to the point that private sector won't easily participate into this. कि पहला तो जो humongous R&D investment है
वो कहाँ से आएगा, हाउ इज़ द गवर्नमेंट और व्हाट इज़ द फाइनेंशियल मॉडल और बिजनेस मॉडल द गवर्नमेंट इज़ लुकिंग फॉर। उसके बाद शॉर्ट साइटेडनेस एंड क्विक बक्स मेंटालिटी। खैर क्विक बक्स मेंटालिटी तो अब चली गई है और शॉर्ट साइटेडनेस भी अब धीरे धीरे जाने लगा है, बट द प्रॉब्लम इज़ शॉर्ट साइटेडनेस एंड क्विक बक्स मेंटालिटी अब सरकार की एंड में रह गई है। एंड वो प्रॉब्लम ये है कि बड़ा सा एक R&D इन्वेस्टमेंट होता है, फिर उसका एक छोटा सा ऑर्डर दे दिया जाता है, और इस बीच में जो प्राइवेट कंपनी है एक अच्छा खासा महंगा असेंबली लाइन सेटअप कर लेती है, एंड इट स्टेज आइडल फॉर 4-5 years। केस इन पॉइंट इज़ द K9 वज्रा। हालांकि वो इम्पोर्टेड सिस्टम है, बट देयर वर मेनी सिस्टम दैट वर इंटीग्रेटेड इनटू इट दैट आर इंडिजिनस इन नेचर, and that is one point. उसके बाद engine is a painful task to develop. Chinese are still struggling to get a good one, and again थिंग इज़ दैट अगर हमने अभी देखा कि जिस तरीके से HAL को गाली पड़ रही है, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि इसमें HAL की अपनी गलतियां होंगी, बट पूरी तरह वो गलत नहीं है। GE404 और जनरल इलेक्ट्रिक इज़ अनएबल टू डिलीवर देयर सिस्टम। उनको कोई कुछ नहीं कह रहा है, बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू बॉदर अंकल सैम। उनके साथ रिलेशन ख़राब नहीं होने चाहिए, इवन इफ इट मीन्स दैट योर ओन कंपनीज आर टेकन हैव टू टेक अ वेरी नेगेटिव पब्लिक रिलेशन हिट, इट डज़ नॉट मैटर। बट अंकल सैम को कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब मुंह बंद रखेंगे अंकल सैम के केस के लिए। सो ये जो हम देखते हैं कि ये जो हम देखते हैं कि एक पूरा का पूरा कैंपेन टाइप ही चल रहा है टू से दैट HAL इज़ अ प्रॉब्लम इन दिस इशू, वाइल सर्टनली ये देखा जा रहा है कि जी को प्रॉब्लम में काउंट ही नहीं किया जा रहा है। ये जो नेगेटिव PR है ना, ये सिर्फ एक DPSU ही झेल सकता है। एक प्राइवेट कंपनी इतना रिस्क नहीं लेगी, स्पेशली फॉर थिंग्स दैट इज़ नॉट देयर ओन मिस्टेक। इस केस में HAL के साथ वो हो रहा है। आई अगेन अग्री दैट HAL के साथ इनएफिशिएंसीज है, बट इन दिस केस it is not exactly their failure. The Americans have not delivered it, and Indian bureaucrats, technocrats are shy of naming and shaming Americans that they have been unable to deliver what they have committed and what they have been paid for. So that is one thing. उसके बाद जो JV वाली बात है, आई डू नॉट थिंक देयर विल बी ए कम्प्लीट ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, बट हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए कि ये GE414 हमारे लिए एक तरीके से एक शॉर्ट टर्म स्टॉप गैप होना चाहिए। GE414 शुड नॉट बी आवर लॉन्ग टर्म ऑप्शन इवन फॉर LCA Mark II। अभी तो जो AMCA का प्लान है दैट the first 40 will be on GE414, rest of them will be with indigenous engine, but I think that same template should come for LCA Mark II as well, and GE414 should be a stopgap arrangement and not the permanent arrangement for the LCA। and in fact Kaveri engine पे भी investments हमें we have to bring the Kaveri engine alive no matter what the cost is, and make sure when the LCA Tejas Mark 1A and Mark 1s go for midlife upgrades, they are refitted with a Kaveri engine. This will be around 10 years down the line. So our focus for the next decade in defense sector should be to put all our weight behind developing jet engine for LCA Mark 1A that will be fitted in during the Mark life upgrades, developing a jet engine for the LCA Mark 2, and of course AMCA वाला तो चल ही रहा है।
अगेन कावेरीज कैपेबिलिटी को ठीक है, बहुत लोग फेलियर बोलते हैं. अगेन आई हैव शोन यू इन द प्रीवियस स्लाइड, इट्स नॉट एग्जैक्टली अ फेलियर, especially the amount of investment, puny amount of investment that has gone into it. And I still do not consider कि if we are able to give substantial fund, मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली फील है, एंड आई बिलीव कि इट विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स एंड इट विल परफॉर्म वेल. बशर्त है कि फर्स्ट पैसा दिया जाए, सेकंड टेस्टिंग फैसिलिटीज़ दी जाए, हो सके तो एक मिग-29 इंडियन एयरफोर्स से उधार लेके या फिर इंडियन नेवी से उधार लेके फिट वन ऑफ द इंजन विथ आवर कावेरी इंजन्स. सो कमिंग बैक टू दी पॉइंट कि what is the future of MRFA and MMRCA and what should we do with it. So बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें बोली है, but I think our future should either be brutal strength or this should be how should I put it, a very attrition friendly asset. जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है that as and when it is disclosed कि Operation Sindoor में which were the assets that were down, we will have to come to a realization that either we should have brute strength or we should have an attrition friendly assets, and none of the imported MRFAs take any of the check boxes. So either it is Sukhoi 30s which we are already manufacturing, or the LCAs, the Sukhoi 30s more so. And ऐसा मैं अभी सोच रहा हूँ, but one of our, I believe he is one of the greatest defense minister India ever had, Manohar Parrikar himself said that the Sukhoi 30s are good enough. एंड ही, आई बिलीव लास्ट 10-15 सालों में, 20 सालों में अगर डिफेंस मिनिस्टर कोई आया है जो टेक्निकली साउंड है, तो हर कोई, तो सिर्फ मनोहर पारिकर ही है. और कोई भी इंसान जो इन चीज़ों को फॉलो करता है आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर विल कम टू अ रियलाइजेशन दैट ठीक है, अगर हमारे पास फाइटर जेट स्क्वाड्रंस की कमी है, बट इमीडिएट बेसिस पे अगर कुछ चीज़ें हम कुछ गैप्स हम फिल कर सकते हैं, देन सुखोई 30 MKIs कैन डू दैट. एंड रशिया के केस में दे हैव बीन मोर और लेस एयर सुपीरियोरिटी फाइटर, बट ड्यूरिंग द recent Russia's engagements, they have made them into a air to ground asset as well. But Sukhoi 30 MKI has been throughout its development cycle in India has been made capable air to ground fighter. और वो ऑपरेशन सिंदूर में दिखा भी सही. It fired the एयर लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल, एंड उसने क्या किया वो पूरी दुनिया को दिखाने के लिए अवेलेबल है. सो इन फ्यूचर इट विल हैव द रुद्रम्स, द LRGBs, द गौतम, द गौरव्स एंड ऑल सॉर्ट ऑफ air to ground stuff, and it has evaded almost anything that has been fired on it during both engagements in during Balakot and in the present Operation Sindoor. I am pretty much sure that there was no Sukhoi 30 MKIs that has crashed, but I may be wrong in due course of time. ये मैं एक डिस्क्लोजर दे के चलता हूँ. I still do not believe कि कोई Sukhoi 30 MKI गिरा है. It is simply because the Sukhoi 30 MKIs are equipped with one of the most beastly electronic warfare pods. They may not be advanced, they are sufficiently advanced, but not that advanced like the Spectra, but they are pretty huge, and they to an extent can do escort level jamming.
So that is why I still believe that the PL-15s were unable to touch them. That is because of the beastly electronic warfare pods that the Sukhoi 30 MKIs can carry that protects it in almost all engagements, and those are some heavy duty pods. Again, ये एक छोटा सा डैनी वॉर ट्रॉफी 414 का एक बहुत ही अच्छा सा ट्वीट था रिगार्डिंग हाउ द चाइनीज हैव डेवलप्ड देयर कैपेबिलिटीज एंड वी हैव लैग्ड. तो जब उस ज़माने में 1980s 1990s में वी वर हैविंग द मोस्ट एडवांस्ड जेट इन द रीजन. वी हैड द MiG-29, दी मिराज 2000. उस टाइम पे चाइनीज़ जो है बहुत ही बेसिक से फाइटर्स उड़ा रहे थे, बट दे वर वर्किंग ऑन दी J-10 प्रोटोटाइप्स. और धीरे धीरे J-10 प्रोटोटाइप्स जो है वो मैच्योर हुए, बट हमने बहुत सारा टाइम वेस्ट किया LCA को ना डेवलप करने में. उसके पीछे हम बहुत ढीले हो गए. और मीनवाइल दे वर एबल टू इंडक्ट दी J-10 in numbers, in batches, to be very frank, which brings me to the slide that I should no, I will tell it कि हमारे केस में ना वो कोड बहुत ज़्यादा जाता है कि कि द बेस्ट और द ग्रेटेस्ट इज़ द एनिमी ऑफ गुड इनफ. सो हमारा यही फंडा रहा है कि हम एकदम जो टॉप नॉच प्रोडक्ट इवेंचुअल प्रोडक्ट है वही इंडक्ट करेंगे, बट वी वोंट इंडक्ट इन बैचेस वेयर वी इम्प्रूव इन ए इंक्रीमेंटल वे. और उसकी वजह से उसका खामियाजा हमें भरना पड़ रहा है. वी हैव एन डिप्लीटिंग स्क्वाड्रन, वेयर एज दी इन केस ऑफ द चाइनीज दे हैव वेरिएंट्स ऑफ, not variants, these are mostly iteration, improved iteration of previous version. All previous version are more or less inferior to the successive version, but these previous versions is important to be inducted, not because कि not just because कि उससे एयरफोर्स की स्ट्रेंथ मेंटेन रहती है, but because when you are giving a certain amount of batch production, good amount of batch production of even a 70-80% गुड फाइटर जेट, उससे जो इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है उसे एक डेवलप होने का टाइम मिलता है, एंड वो धीरे धीरे हर सक्सेसिव बैच के साथ इम्प्रूव होता जाता है. बट वो हमारे केस में नहीं है, एंड दैट इज़ वाई वी हैव फॉल्टेड इन आवर एरोनॉटिकल जर्नी. एंड मुझे अभी भी ये कहीं सुधरता हुआ नहीं दिख रहा है. सो अगेन एक यही मैंने जो बात बोली कि द ग्रेटेस्ट इज़ द एनिमी ऑफ गुड इनफ, ये आप देखेंगे LCA Mark II का जो इवोल्यूशन है वो खैर 2014 में Mark II ये था, वो 2019 में आते आते वो कुछ और हो गया. 15,000 kg AUW से वो 2.5 टन और बड़ा हो गया. पेलोड उसका 2.5 टन और बड़ा हो गया. इंटरनल फ्यूल उसका 1 टन और बड़ा हो गया. सो मेरा ये मानना था वी शुड हैव फ्रीज्ड LCA Mark II अल्फा एज द फर्स्ट वर्जन एंड गॉन इन फॉर प्रोडक्शन. देन 2017 में ये वाला वर्जन आता, देन 2019 में वो वर्जन आता. और प्रॉब्लम ये है कि ये वाला जो इवोल्यूशन, देन फर्स्ट आइट्रेशन देन इंडक्शन, फिर सेकेंड आइट्रेशन देन इंडक्शन, एक आइट्रेटिव जो प्रोसेस है वो सिर्फ डिज़ाइन में होता है. वो जो आइट्रेशन वाला प्रोसेस है वो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं उतरता है, जिसकी वजह से इकोसिस्टम नहीं डेवलप हो पाता है. और वो जो फाइनल प्रोडक्ट आते आते एक टेक्नोलॉजिकल लैग आ जाता है. फिर चीज़ें जो रहती है वो हमारे क्या कहते हैं, हमें जो एग्जैक्टली चाहिए वो उस हिसाब से नहीं रहती है. सो द इकोसिस्टम नीड्स इट्स टाइम टू डेवलप. उसमें जो मशीनरी आनी है, जो स्किल सेट आने हैं, जो टैलेंट पूल आना है, वो डेवलप होने में समय लगता है. तो वो जो फर्स्ट आइट्रेशन हुआ, फिर उसके बाद एक
एक ठीक ठाक सा बैच प्रोडक्शन का ऑर्डर दिया, फिर सेकंड आइटरेशन आया, फिर एक ठीक ठाक से बैच ऑर्डर का प्रोडक्शन दिया। सो उससे ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम जो एड्रेस हो जाती है कि एक बेयर मिनिमम स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ मेंटेन रहता है, और उसके अलावा एक ये रहता है कि इंडस्ट्री के पास एक विजुअल या फिर एक विजन रहता है कि वी हैव अ क्लैरिटी ऑन द ऑर्डर। सो उस हिसाब से वो अपना इन्वेस्टमेंट, अपना टैलेंट पूल डेवलप करना, अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, वो इंश्योर करते हैं धीरे धीरे। मैंने जो पिछले स्लाइड्स में बोला कि अगर ये आप फोटो देखेंगे, दिस इज़ अ वेरी वेरी आइकॉनिक फोटो, कि जब J10 उड़ा था उसको एस्कॉर्ट करने J8 उड़ रहा था। जब पहली बार J20 उड़ा उसको एस्कॉर्ट करने के लिए J10 साथ में था। आज जब J36 उड़ा था सो J20 साथ में उड़ रहा था। सो उनका जो जर्नी है वो एक फ़ोटो में कैप्चर होता है। और यहीं पे मैंने जो आइटरेटिव डेवलपमेंट बोला कि J10 के 4 आइटरेशंस है, A, B, C एंड S। मेरे ख्याल से S जो है वो उसका या तो एक्सपोर्ट है या फिर एनीवेज इंडक्ट सारे ही होते हैं। सो आप देखेंगे जब कितने इंडक्ट हुए हैं, आप देखेंगे कि A, B, C, S को एक अच्छा खासा बैच प्रोडक्शन दिया गया है। J20 के 2 वर्जन है, A और S, दोनों को अच्छा खासा बैच प्रोडक्शन दिया गया है, और ये बहुत छोटे छोटे टाइम में और बहुत ही आइटरेटिवली डेवलप हुए हैं। वहीं पे अगर हम इंडिया देखेंगे कि जब J10 का ज़माना था तब इंडिया के पास एक टेक्नोलॉजिकल एज था चाइना के कंपैरिजन में। हमारे पास सुखोई 30 MKIs थे, MiG-29 थे, मिराज 2000 थे। फिर J20 जब आया तब हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजिकल पैरिटी थी, एज तो नहीं बोलूँगा। हमारे पास मिराज 2000 था, रफाल था, MKIs थे, MiG-29 थे, LCAs है। बट एज वी आर मूविंग फॉरवर्ड एंड J36 एंड J50s आर फ्लाइंग, हमारा जो बैच या फिर आइटरेटिव डेवलपमेंट एंड कम प्रोडक्शन वाला जो मॉडल है वो कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। इंजन के डेवलपमेंट में, R&D में इतनी ढिलाई है, मैंने आपको पिछले साइज में दिखाया, वो देखने को नहीं मिल रहा है। उसमें कहीं भी कोई न्यूज़ नहीं आ रहा है कि भाई हम अभी के लिए कावेरी को डेवलप करने के लिए एक फ्लाइंग टेस्ट बेड इवन लीज भी कर लेते हैं, या फिर कुछ तो एक मेक शिफ्ट हर प्रोक्योरमेंट में इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट या फिर स्टॉप गैप प्रोक्योरमेंट किया जाता है। बट R&D के लिए कोई स्टॉप गैप प्रोक्योरमेंट की कोई प्रावधान नहीं देखने को मिल रहे हैं, जब इंजन की वजह से पूरा का पूरा एयरफोर्स जो है एंड इन अ वे भारत का फॉरेन पॉलिसी जो है वो एक बैकफुट में चला जाता है। सो इट इज़ अ शेमफुल थिंग। अगेन दिस इज़ द डेथ लूप ऑफ इम्पोर्ट्स। यू कैन टेक अ स्नैपशॉट, बहुत कॉम्प्लेक्स सा डेथ लूप है कि भाई IF रिक्वायरमेंट रिलीज़ करता है, फिर उसके साथ साथ DRDO वर्क करना स्टार्ट करता है। मीनवाइल जो इम्पोर्टेड या फिर बाहर की कंपनियां होती हैं उनके पास एक ऑलमोस्ट मैच्योर प्रोडक्ट होता है। वो लोग अपने मैच्योर प्रोडक्ट को IF के RFI और RFP में डालते हैं। वहीं पे DRDO अपने प्रोटोटाइप को ऑलमोस्ट काइंड ऑफ प्रोटोटाइप या फर्स्ट जनरेशन कमर्शियलाइजेबल वर्जन को डालता है, एंड इम्पोर्ट ही जीत जाता है इवेंचुअली। बट आई डू नॉट थिंक आज के केस में वो केस है। तेजस हैज मैच्योर्ड गुड इनफ, एंड ये जो भारत का पैसा है वो फॉरेन कंट्रीज़ के पास चल जाता है, बहुत सारा पैसा, और चुल्लू भर जो पैसा है वो भारत के फ्यूचर R&D के लिए जाता है। बट मेजॉरिटी ऑफ इट गोज़ इनटू दी टू अमेरिकन और एनी इम्पोर्ट कंट्रीज़, और वो उनको अपने नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए और ज़्यादा पैसा मिल जाता है। बट चूँकि हमारे देश में ऑर्डर नहीं आया तो हमें, और ऑर्डर आया भी तो बहुत छोटा सा एक
कंसोलेशन प्राइस की तरफ दिया जाता है, तो इंडस्ट्री में कैश फ्लो नहीं आता है, कैश फ्लो नहीं है, ऑर्डर फ्लोज नहीं है, ऑर्डर में क्लैरिटी नहीं है, तो कोई अपने तरफ से भी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करता है और ओवरऑल हम पीछे छूटते चले जाते हैं, क्योंकि ये जो इंडियन कंपनीज़ है या फिर इंस्टीट्यूशंस है वो खर्चा नहीं करती है अपने फ्यूचर प्रोडक्ट्स में। सो दिस इज़ द वन ऑफ द मेजर रीज़न आई थिंक इस डेथ लूप को ख़त्म करना ज़रूरी है, और ये ख़त्म तभी होगा व्हेन द गवर्नमेंट डिसाइड्स कि भाई हो गया इम्पोर्ट। शॉर्ट टर्म में मार खानी पड़ेगी, खाएंगे, बट वी मस्ट हैव इंडियन IDDM, indigenously designed, developed, manufactured engine and a fighter jet, engine more so, and they put their foot down, हो गया कि this is it, we are going all in, we will do whatever is necessary and by all means necessary to develop our जेट इंजन एंड न्यू फाइटर जेट। यही इकलौता तरीका है, हर एक देश ने ऐसे ही किया है कि बाय ऑल मीन्स नेसेसरी मीन्स ऑल, बाय ऑल मीन्स नेसेसरी। जो वेस्ट के जो फर्स्ट जेट इंजन्स थे, चाहे वो रशिया का हो चाहे वो अमेरिका का हो, ऑल केम फ्रॉम स्टीलिंग स्टफ फ्रॉम जर्मनी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। इनमें से कुछ भी ऐसे नहीं आया है कि प्यार से आ गया है, आइदर उन्होंने पूरी फैक्ट्रीज स्कैन की मतलब वहाँ से जो भी मटेरियल पड़े हुए थे उस टाइम के मैन्युफैक्चरिंग जो चल रही थी वो उठा के उन पे टेस्ट किया, उनके साइंटिस्ट्स उठाए, उनके मशीनरी टेक्नोलॉजीज़ उठाई और उस पे अपना काम शुरू किया। सो इसमें कहीं ना कहीं एक हेल्प लेना, नॉट इस केस में ये चोरी थी, बट इसमें कहीं ना कहीं से हेल्प लेना का पार्ट है। कोई भी पॉइंट ज़ीरो से नहीं किसी ने जेट इंजन बनाया है, भारत ने बनाया है, हमने कहीं से चोरी नहीं किया है, हमने ग्राउंड अप बनाया है फर्स्ट जेट इंजन, और इट हैज़ गॉट ढेले भर का R&D एंड स्टिल इट इज़ एबल टू गिव अ परफॉर्मेंस in 70 to 80% रेंज ऑफ RD-33, ठीक है, एंड स्टिल यू कॉल इट फेलियर। भाई आपको मानसिक प्रॉब्लम है, आपको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, आप जाके चिकित्सा करवाइए। सो दैट इज़ द थिंग, इफ वी आर सीरियस अबाउट आवर एयर पावर, वी नीड टू पुट आवर फुट डाउन ऑन इम्पोर्ट्स एंड से ठीक है कैपेबिलिटीज जाएंगी 5 साल के लिए, बट all our import money is going all in on developing a jet engine at any possible cost and by any means necessary. That is for today's video. I think you liked it and आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।